गुड इवनिंग क्लास अगेन। गुड इवनिंग। आ गए सभी लोग? दो कम हो गए मुझे लगता है, पहले के नंबर में आपके नंबर में दो की कम है, लेकिन आ गए सब, लौट के आ गए वापस। चलिए ठीक है। हाँ जी, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अतुल। एक बार हो चुकी है हमारी गुड इवनिंग, चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। देखिए डायरेक्शन चैप्टर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आधा घंटे की होगी फर्स्ट क्लास, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूस चल तो रही है क्लास आपकी। डायरेक्शन चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हर एक टाइप को कवर करते हुए आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने आपको अभी समझा दिया पिछली वीडियो में किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उसमें ये टॉपिक से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है इसे आप लोगों ने आज से पहले भी पढ़ा होगा, या तो स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से पढ़ा होगा, या किसी टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन आप मुझसे पढ़ने आए हैं। विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ डिफरेंट पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। आप खुद महसूस करेंगे आपने जो पहले पढ़ा था, जो अब पढ़ा है, उसमें कुछ अंतर है। ठीक है, ब्लड रिलेशन इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है, हिंदी में इसे कहते हैं खूनी रिश्ते। सुनने में कैसा लग रहा है? खतरनाक सा लगता है। खूनी रिश्ते नहीं, इसे कहते हैं खून के रिश्ते, या फिर और अच्छी सी भाषा का प्रयोग करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। अच्छा, ये टॉपिक जो है भले ही हमारे सब्जेक्ट में है, लेकिन है बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक है। हमारे आम जीवन में जो हमारे रिलेशंस हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। सर उन्हीं से रिलेटेड है तो फिर आखिर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम जानते हैं ना रिलेशन के, वो हमारे चाचा जी हैं, वो हमारे फूफा जी हैं, सब रिलेशंस के नाम जानते हैं, सबको हम जानते हैं, तो आखिर ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों है? देखिए यहां पर क्या होगा, रिलेशंस सारे वही आएंगे जो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस को थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में और अप्लाइड फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, जिससे कि आप फंस जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूं। अभी आप सोचोगे सर क्वेश्चन आ गया, चैप्टर तो शुरू हुआ ही नहीं। हाँ मुझे पता है चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल टॉपिक है, हमारे आम जीवन में इससे लेना देना है, तो आप क्यों नहीं एक सवाल का जवाब दे सकते? सुनिए, कोशिश करिए जवाब देने की। नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे आएगा इसका आंसर, इससे आपको एक आइडिया लगेगा क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ठीक है, अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि एक फिल्म में दो कलाकार हैं, कलाकार मतलब एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है, एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, पिता है, फादर है। रिपीट कर दूं, मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताएं उन दोनों कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आता है। दो बार बता चुका हूं, तीसरी बार भी कहो तो मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, बताइए जरा। एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताएं उन दोनों कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? ट्राई करिए। पिता पुत्र, हस्बैंड वाइफ। रिपीट करना है क्वेश्चन। पिता पुत्र, अगेन पिता पुत्र। रिपीट कर देता हूं, शायद चौथी बार किसी को सुनने की जरूरत पड़ जाए। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताएं कलाकारों का आपस में क्या संबंध है? अतुल, पिता पुत्र। पिता पुत्र के बहुत सारे आ रहे हैं, क्या यही सही आंसर है? एक अजीब सा आंसर देखने को मिला मुझे, हस्बैंड वाइफ। मन ही मन हंसी आ रही होगी कि ये कैसे आ जाएगा ना, लेकिन मैं आपको बता दूं हस्बैंड वाइफ ही इसका आंसर है। जी हाँ, कैसा लगा सुनने में कानों को? इसका आंसर किट्टू ने बिल्कुल सही दिया है, हस्बैंड वाइफ इज द राइट आंसर। देखिए समझिए, पेन की जरूरत नहीं है इस प्रश्न को सॉल्व करने की, मैं इन दो उंगलियों से आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, 1 और 2,
मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। उनमें से एक ये व्यक्ति दूसरे के बेटे का बाप है। ये व्यक्ति इसके बेटे का बाप यानी कि पिता तब लग सकता है जब ये व्यक्ति इसका हस्बैंड हो और ये इसकी वाइफ हो। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? या इसे हम और प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके चलें तो एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामी ग्रामी दो चेहरे आप पहचानते होंगे, एक अजय देवगन और एक काजोल। दोनों कलाकार भी हैं और रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ भी हैं। जरा उन्हें लेकर समझने की कोशिश करिए कि एक अजय देवगन है, ये है काजोल। मैं कह रहा हूं एक फिल्म के दो कलाकार हैं, एक अजय देवगन और एक काजोल। उनमें से एक अजय देवगन दूसरे के काजोल के बेटे का बाप है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं यही समझाना चाहता हूं बस आपको। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर आएगा हस्बैंड वाइफ। आदित्य कहना सर समझ में आ गई। समझ में तो आएगी, मैं कोई चीज समझाऊंगा समझ में जरूर आएगी, ये मेरी गारंटी है आपकी। ठीक है, हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हस्बैंड वाइफ आएगा। जबकि सुनने में आपको अजीब सा लगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने पिता पुत्र आंसर दिया, कोई दादा नाती आंसर देता है, आंसर गलत होते जाते हैं। मैंने सिर्फ एक नमूना दिया, एक एग्जांपल आपको दिया है कि इस तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और हम उनमें फंस जाते हैं। क्लियर है? कुलदीप कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी बात पर आप लोगों ने एक इंटरेस्ट दिखाया क्वेश्चन में, तो मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिख लीजिए, मैं सुना देता हूं आपको। एक परिवार में एक परदादा मींस ग्रेट ग्रैंडफादर, दो दादा मींस ग्रैंडफादर, तीन बाप यानी कि 3 फादर्स, 3 बेटे 3 सन, 2 पौत्र यानी कि 2 ग्रैंडसन हैं। एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस परिवार की सभी महिलाएं मर गई हैं। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो बताएं इस परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं? ट्राई करिए, मुझे आंसर दीजिए। रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। एक परिवार में एक परदादा है, 2 दादा हैं, 3 बाप हैं, 3 बेटे हैं, 2 पौत्र हैं। यदि परिवार में महिला कोई भी ना हो तो बताएं कम से कम कितने सदस्य हैं इस परिवार में? उम्मीद करता हूं आंसर फटाफट से आएगा आप लोगों का। फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे आंसर क्या होगा इसका। ब्लड रिलेशन को बहुत आसानी से समझा होगा आपने। चीजें आसान तो मैं भी बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको वो आईना दिखा रहा हूं कि जो एक्चुअली पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कैसे पूछे जाते हैं और हम कैसे प्रश्नों में अटक जाते हैं। आंसर करिए फटाफट से। 1 ग्रेट ग्रैंडफादर ओनली। ऐसा कैसे पॉसिबल है नितेश? मतलब आप कह रहे हो एक ही व्यक्ति है पूरे परिवार में? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 3 अतुल, किट्टू 5, और बताइए बाकी लोग। तुक्का नहीं लगाएगा कोई भी? हाँ जी, आदित्य 5। सर लेडीज मर गई ना? मर गई नहीं, उसके बाद पुरुष तो बहुत सारे बोल दिए मैंने, लेडीज तो मर गई, ठीक है, मेल्स तो जिंदा हैं, जेंटलमैन्स। हाँ जी, और बताएं आंसर क्या क्या आ रहे हैं आपके, फटाफट बताइए, जल्दी, इतना टाइम नहीं, चैप्टर स्टार्ट करना है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। कुलदीप कह रहे हैं 6, कार्तिक कह रहा है 6। किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो, इस परिवार में केवल और केवल 4 ही सदस्य हैं। ओनली 4 मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। केवल 4 सदस्य हैं। ये सारे के सारे रिश्ते इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं मानते तो देखिए बोर्ड पे बताते हैं। मैंने कहा एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे और 2 पौत्र हैं। भले ही मैंने कुछ भी बोला, लेकिन आपके सामने जो मैंने लिखा है आप ध्यान से देखिएगा, केवल यही 4 जनरेशन के लोग इस परिवार में हैं। 4 जनरेशन, 4 पीढ़ियों के लोग हैं और सारे के सारे रिलेशन इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आप इधर देखते जाइएगा। मैंने कहा एक परिवार में एक परदादा है। बताइए इसके पिताजी के पिताजी तो इसके दादा लगे।
इसके पिताजी के पिताजी दादा, और दादा के पिताजी, इसके लिए कौन लगे? परदादा। तो परिवार में एक परदादा हो गए कि नहीं हो गए? एक परिवार में एक परदादा है, दो दादा हैं। अब दो दादा ढूंढते हैं। देखिए जरा, इसके दादाजी ये होंगे कि नहीं होंगे, और इसके दादाजी कौन होंगे? ऊपर वाले होंगे। दो दादा भी मिल गए। मैंने कहा तीन बाप हैं, तो देखिए इसके लिए ये पिताजी होंगे, इसके लिए ये पिताजी होंगे, और इसके लिए ये पिताजी होंगे। हो गए तीन बाप के नहीं हो गए? तीन बेटे हैं, तो देखो जरा, इसका बेटा ये रहा, इसका बेटा ये रहा, इसका बेटा ये रहा। तीन बेटे हो गए कि नहीं हो गए? दो पौत्र हैं, तो देखिए इस वाले व्यक्ति के लिए ये पौत्र लगेगा और इस वाले व्यक्ति के लिए ये पौत्र लगेगा। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। केवल परिवार में कितने लोग हैं? चार लोग हैं, लेकिन चारों अलग अलग जनरेशन के हैं। आई होप मेरा पॉइंट आप तक पहुंच गया होगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, बोलिए। पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़े, अदरवाइज दोबारा समझाऊं। यस सर, क्लियर है मतलब? ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अदरवाइज सबसे पहले तो चैप्टर ही शुरू होना चाहिए, है ना? चैप्टर शुरू नहीं होगा तब तक तो ये बेकार की चीजें हैं, हमें कैसे समझ में आएगा? लेकिन समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। आपसे समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं आज, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको कितने प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, सबसे पहले इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहां पर केवल और केवल आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो टाइप क्या क्या है? एक होता है इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड मींस समीकरण पर आधारित टाइप। दूसरा होता है पजल्ड बेस्ड, यानी कि पजल्ड टाइप, यानी कि पहेलीनुमा। और तीसरा होता है इंडिकेट करके बोलने वाला। इंडिकेट करके बोलने वाला, किसी की ओर इशारा करके बोलने वाला। एक एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखिए इक्वेशन बेस्ड टाइप कौन सा होता है? जिसमें आपने देखा होगा a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई विद डी। ये एक इक्वेशन दी गई है और पूछ लिया a का d से संबंध बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन बेस्ड में। पजल टाइप कौन सा होता है? इसमें कहा जाता है ए बी का पुत्र है, सन है, लेकिन बी उसका पिता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पजल टाइप में आते हैं। इंडिकेट करने वाला क्वेश्चंस कौन से होते हैं? कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, मतलब इस तरीके से एक पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं किसी की ओर संकेत करके बोलने वाले। ठीक है, तो केवल और केवल ये तीन ही टाइप हैं पूरे ब्लड रिलेशन चैप्टर में, और इससे बाहर ना तो कभी पेपर में जाएगा ना कभी आपको किसी किताब में कोई क्वेश्चन मिलेगा। इन तीनों टाइप से आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम टाइप कोई सा भी पढ़ें, चाहे वो पजल टाइप हो, चाहे इक्वेशन बेस्ड हो, या इंडिकेट करके बोलने वाला हो, लेकिन सभी टाइप्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको फंडामेंटल्स आने चाहिए, बेसिक आना चाहिए ब्लड रिलेशन का। देखिए टाइप कोई भी हो, लेकिन हर टाइप के लिए हमको एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। अच्छा, उससे भी पहले मुझे एक बात और याद आई। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए कि पेपर आप भले ही हिंदी मीडियम में देने जाइएगा, लेकिन ब्लड रिलेशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है, ब्लड रिलेशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है कि उसके ऑप्शन उस हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति के लिए भी कई बार इंग्लिश में लिखकर आ जाते हैं। इसलिए यू शुड नो द रिलेशंस इन इंग्लिश इवन। आपको इंग्लिश में भी रिलेशंस के नाम पता होने चाहिए। जैसे मम्मी को मदर, पिताजी को फादर, दादाजी को ग्रैंडफादर, बहन को सिस्टर, भाई को ब्रदर कहते हैं। यहां तक तो नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या हमको नहीं होती। इसके अलावा और रिलेशंस होते हैं, जैसे हमारे एक चाचा जी होते हैं, एक मामा जी होते हैं। चाचा जी को हम इंग्लिश में अंकल बुलाते हैं और मामा जी को क्या बुलाते हैं? अगेन अंकल बुलाते हैं, कुछ लोग मैटरनल अंकल बुलाते हैं। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन जो बनता है वो दो पक्षों से मिलकर बनता है, दो साइड से मिलकर बनता है। एक होती है हमारे पिता की साइड
भाई रिलेशंस हमें कहां कहां से मिलते हैं? एक पिताजी की साइड से मिलते हैं, एक माताजी की साइड से मिलते हैं। एक पिता की साइड होती है और एक माँ की साइड होती है। पिता की जो साइड होती है उसे पैटर्नल साइड बोलते हैं, उसे पैटर्नल साइड बोलते हैं। और माँ की साइड जो होती है उसे मैटरनल साइड बोलते हैं, मैटरनल साइड बोलते हैं। पिताजी के पक्ष से जो भी रिश्ते आएंगे उनके आगे आप नो डाउट पैटर्नल लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। माताजी के पक्ष से जितने भी रिश्ते आएंगे उनके आगे आप मैटरनल लगाएं तो बढ़िया है, ठीक है, पहचानने में आसानी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पेपरों में और किताबों में देखने को नहीं मिलता, वहां मैटरनल और पैटर्नल का यूज बहुत कम होता है। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की कि चाचा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चाचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल, ठीक है, और मामा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अगेन आप कह देंगे अंकल कहते हैं। लेकिन यदि हमको जानना है कि हम किस अंकल की बात कर रहे हैं, हम कब चाचा जी की बात कर रहे हैं, कब मामा जी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैटर्नल और मैटरनल शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली पेपर्स में और किताबों में पैटर्नल मैटरनल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बातें करते हैं, जरा समझ लीजिए, एक बार में आप सबको याद हो जाएंगे जितने भी हिंदी मीडियम है। यदि याद नहीं होंगे सर कमेंट सेक्शन लगा दीजिए जरा। देखिए, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी और मौसा जी, ये जितने भी नाम मैंने लिए इन सबको इंग्लिश में हम बुलाते हैं अंकल। इसी प्रकार चाची जी, ताई जी, मौसी जी और मैं भूल गया कोई सी जी, मामी जी, ठीक है, ये जितनी भी हैं जिनके आगे मैंने जी लगाया, ये सभी की सभी इंग्लिश में क्या कही जाती हैं, आंटी जी कही जाती हैं, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा भतीजा और एक टर्म सुना होगा भांजा। नॉर्मली हम लोग भतीजा शब्द प्रयोग किसके लिए करते हैं, भतीजा हम भाई के बेटे को बुलाते हैं। भांजा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, भांजा हम बहन के बेटे को बुलाते हैं। याद रखिएगा, भतीजा हो या भांजा हो, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही टर्म यूज होता है, नेफ्यू। क्या बोलते हैं उसे, नेफ्यू बोलते हैं। इसी प्रकार से एक भतीजी होती है, एक भांजी होती है, लेकिन इन दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही टर्म यूज होता है, उसे हम इंग्लिश में बुलाते हैं नीस। क्या बुलाते हैं उसे, नीस बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे घर परिवार और खानदान के रिश्ते। इसके अलावा एक रिश्ता और होता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, इस नाम का एक सीरियल आता था, मुझे पता है। मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूं जो शादी के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद उसे एक पत्नी मिली, पत्नी को तो वो इंग्लिश में वाइफ बुलाता है। लेकिन जब पत्नी आई तो दहेज में बहुत सारे रिश्ते लेकर आई। जैसे पत्नी के एक पिताजी हैं, पिताजी को हिंदी में ससुर कहते हैं। हाँ, साली पर भी आऊंगा अतुल, तेरी ये जो उत्सुकता है इसे भी मैं समझ रहा हूँ, वहां भी पहुंचूंगा, चिंता मत कर भाई, पहुंच रहा हूं, वहां भी पहुंच रहा हूं। हाँ जी, एक पत्नी मिली जिसे वो वाइफ बुलाता है। पत्नी के जो पिताजी हैं हिंदी में ससुर हैं, इंग्लिश में क्या कहे जाएंगे, ससुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। पिता के जैसे हैं लेकिन कानूनन हैं रिश्ते में। वो तो फिल्मी डायलॉग होते हैं कि भगवान बनाकर भेजता है जोड़ी, ये कानून से ही बनती है, मैं आपको सही बता रहा हूं। नहीं मानते तो पत्नी को हाथ लगा के देख लीजिएगा, 100 नंबर कितनी जोर से काम करती है पता चल जाएगा, कानून क्या होता है पता चल जाएगा। इसलिए ससुराल के हर रिलेशन में आप ससुराल के रिलेशन के पीछे हमेशा क्या लगाना होगा, इन लॉ, कानूनन है रिश्ते में, ठीक है। तो ससुर साहब तो हो गए फादर इन लॉ। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सास को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो वो होंगी मदर इन लॉ। साले साहब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो वो होंगे ब्रदर इन लॉ। और साली साहिबा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, साली साहिबा, हाँ अतुल तेरा टर्म आ गया भाई, साली साहिबा को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्लियर। अच्छा, अभी क्या हुआ, पत्नी विदा होकर आपके घर आ गई, वहां पर आई हैं तो उन्हें भी नए नए रिश्ते मिले हैं। जैसे कि उन्हें भी एक ससुर मिले हैं फादर इन लॉ, उन्हें भी एक सास मिली हैं मदर इन लॉ। लेकिन आपके छोटे भाई यानी कि देवर, उनके देवर को इंग्लिश में वो क्या बुलाएंगी पता है, देवर को इंग्लिश में बुलाया जाता है ब्रदर इन लॉ। अच्छा, जेठ होते तो बड़े ब्रदर इन लॉ। ये कौन लिख रहा है बड़े ब्रदर इन लॉ? नहीं, कोई नहीं लिख रहा है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बड़े ब्रदर इन लॉ कुछ नहीं होता है भाई। देखिए, देवर हो या जेठ हो, दोनों को इंग्लिश में क्या बुलाया जाएगा, ब्रदर इन लॉ।
एक ननद नाम का प्राणी सुना होगा आपने, ननद बहुत खतरनाक जो सीरियल्स में दिखाई जाती है, ननद नाम का प्राणी, ननद को इंग्लिश में क्या बुलाया जाता है? सिस्टर इन लॉ। अब जब भी आप यदा कदा जब अपनी ससुराल जाते हो तो बड़ी खातिरदारी होती है, ससुर साहब कहते हैं दामाद जी आए हैं, दामाद जी। कभी सोचा है दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दामाद को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ, पुत्र के जैसे हैं लेकिन कानूनन है रिश्ते में। हाँ, ग्रेट ब्रदर इन लॉ, जेठ, वेरी गुड। कुलदीप ने एक नया टर्म निकाला है, कह रहा है सर जेठ को कहते हैं ग्रेट ब्रदर इन लॉ, महान हो गई ये। नहीं भाई, कंफ्यूज मत करो, देवर और जेठ दोनों को इंग्लिश में केवल ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं कहां पर था? दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ, यानी कि पुत्र के जैसा है लेकिन कानूनन है रिश्ते में। इसी प्रकार आपकी पत्नी, मानकर चल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पत्नी आपके मां बाप के लिए हिंदी में पुत्र वधू लगती है लेकिन इंग्लिश में पुत्र वधू को कहा जाता है डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्री के जैसी है लेकिन कानूनन है रिश्ते में। आई होप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म आपको यही के यही याद हो गए होंगे, किसी को भी घर जाकर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मुझे एक कहानी बनानी पड़ती है और आप लोगों को सुनानी पड़ती है। कहानी में कोई भी चीज आती है तो वो बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाती है और वहीं की वहीं याद भी हो जाती है। हाँ भाई, ओके बोल दीजिए, कंफर्म है तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? कोई सवाल हो तो पूछ लेंगे, कोई रह तो नहीं गया? एक टर्म रह रहा है जो सब लोग मुझसे पूछते हैं, आपने नहीं पूछा किसी ने भी, ज्यादातर ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछा जाता है नाती को क्या कहते हैं? नाती, पोता, देवता, ये हमारी हिंदी भाषा है लेकिन इन तीनों के लिए, नाती, पोता, देवता, इन तीनों के लिए इंग्लिश का टर्म है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। और नातिन और पोती और जो भी मतलब आप बुलाते हो उसके लिए बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? अभी भी एक टर्म रह रहा है, किसी ने पूछा नहीं है, सर साड़ू को क्या कहते हैं? साड़ू में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, साड़ू कौन होता है? बहुत सारे लोग तो यही पूछना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, साड़ू होता है जब आपकी शादी होगी तो आपकी साली साहिबा के जो हस्बैंड होंगे वो आपके साड़ू लगेंगे, तो साड़ू को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। पंकज को सब पता है, शादी हो गई क्या पंकज तेरी? देखो सब पता है, सारे रिश्ते पता है, लग रहा है जूझ रहा है इन रिश्तों से। कुलदीप, ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, कह रहा है नहीं हुई है शादी। नौकरी लगी नहीं है, शादी कौन कर देगा तेरी भाई? नौकरी वोकरी तो लगा पढ़ लिख के, पहले बेरोजगारों की शादी नहीं होती, अब सरकारी नौकरी लगाओ। चलिए ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस पता हो गए। अब बात करते हैं कि फैमिली ट्री क्या होती है, फैमिली ट्री बनती किस तरीके से है। ठीक है, आज की क्लास भी थोड़ी सी ज्यादा चलेगी आपकी कल की तरह से, ठीक है, क्योंकि आज टॉपिक शुरू हो रहा है, कम से कम मैं आपको बेसिक तो कंप्लीट करा के ही जाऊं। ठीक है, देखिए, जब भी हम इस चैप्टर में किसी मेल मेंबर की बात करेंगे तो मेल मेंबर को हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे। बॉक्स में जो भी बंद है वो पुरुष है, यानी कि मेल है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, बॉक्स में जो भी बंद होगा उसे हम हमेशा मेल बुलाएंगे, यानी कि वो पुरुष ही होगा, ये पक्की बात है। मेल मेंबर हमेशा बॉक्स में बंद होगा और फीमेल मेंबर को हमेशा हम एक सर्कल के अंदर बंद करके रखते हैं। सर्कल में जो भी बंद है वो स्त्री है, यानी कि फीमेल है, ये पक्की बात है। इस मेल का एक भाई है जिसका नाम है एच, भाई है, भाई है तो पुरुष है और पुरुष है तो बॉक्स में बंद होगा। लेकिन भाई भाई की पहचान कैसे होगी? भाई भाई के रिलेशन को दिखाने के लिए हम इन दोनों को ये जोकर कैप पहना देते हैं, ये बर्थडे कैप पहना देते हैं, ये शंकु, ये कौन आकृति वाली कैप पहना देते हैं। ये बताती है कि ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई हैं। इसी प्रकार इस फीमेल की एक बहन है जिसका नाम है जी, बहन है तो स्त्री है, मतलब फीमेल है, फीमेल है तो ये भी सर्कल में बंद होगी। और बहन बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए भी जोकर कैप पहना देते हैं। इन दोनों बहनों का एक भाई है जिसका नाम है एल, भाई है तो पुरुष है, पुरुष है तो बॉक्स में बंद होगा और बहन भाई के रिलेशन को दिखाने के लिए भी जोकर कैप पहना देते हैं। इन शॉर्ट, भाई भाई का रिलेशन दिखाना हो या बहन बहन का रिलेशन दिखाना हो या बहन भाई का रिलेशन दिखाना हो, हमेशा कैसे दिखाएंगे? जोकर कैप पहनाकर दिखाएंगे।
ठीक है। यदि ये मेल इस फीमेल से शादी कर ले तो ये हो जाएंगे पति पत्नी। इन पति पत्नी को दिखाने के लिए इन दोनों के बीच में दो तलवारें खींच देते हैं, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच में तलवारें तो खींची जाती हैं। तलवारें नहीं है वैसे, रिवर्सिबल एरो है, लेकिन इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं पति पत्नी को कैसे दिखाया जाता है। तलवारें खिंची हुई हैं, वही हैं पति पत्नी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मेल मेंबर बॉक्स में बंद होगा, फीमेल सर्कल में बंद होगी। भाई भाई का रिलेशन जोकर कैप से, बहन बहन का रिलेशन जोकर कैप से, बहन भाई का रिलेशन जोकर कैप से। पति पत्नी है तो दोनों के बीच में दो तलवारें खींच दी जाएंगी। जब तक कि मैं एक जनरेशन की बात करता हूं, मैं एक पीढ़ी की बात करता हूं, सभी को एक ही लाइन में दिखाता हुआ जाऊंगा। ना किसी को ऊपर ले जाना है और ना ही किसी को नीचे ले जाना है। जनरेशन, पीढ़ी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन। पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं या अलग अलग पीढ़ी के होते हैं? कमेंट करके बता दीजिए। अतुल कह रहे हैं एक ही, नीतीश कह रहे हैं अलग अलग। हाँ जी, आदित्य एक ही पीढ़ी के बता रहे हैं, पंकज कह रहा है एक के होते हैं, रविंद्र कह रहा है एक के होते हैं, कुल और सिर्फ नीतीश ने जवाब दिया कि अलग अलग पीढ़ी के होते हैं। सॉरी सर, एक ही के होते हैं, करेक्शन भी कर दिया फटाफट नीतीश ने। कह रहा है अलग भी हो सकते हैं। कुलदीप कह रहा है क्यों भाई, तूने अखबार में एक समाचार पढ़ा था क्या? 85 साल की युवती ने 25 साल के बुजुर्ग के साथ भागकर विवाह रचाया। ऐसा कोई समाचार तो नहीं पढ़ लिया था किसी लोकल न्यूज़पेपर में? क्यों भाई कुलदीप ऐसे सवाल ऐसे जवाब देगा कि अलग अलग पीढ़ी के भी हो सकते हैं? ये तो तभी पॉसिबल है जब 85 साल की युवती और 25 साल का बुजुर्ग भागकर विवाह रचा ले। क्यों भाई? ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं आपको बता दूं, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं। बहुत सारे लोग पीढ़ी का मतलब ही नहीं समझते। कुछ लोग पीढ़ी को ऐसे समझते हैं कि मैं इस घर में हूं तो मेरी ये पीढ़ी, मेरी पत्नी दूसरे घर से शादी होकर आई है तो वो दूसरी पीढ़ी की, किसी की शादी बेचारे की 7वें घर में हो गई तो वो 7वीं पीढ़ी का हो गया। क्यों भाई, ऐसे बनती हैं क्या पीढ़ियां? नहीं, पीढ़ियां घरों के बदलने से नहीं बदलती हैं। पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से, छोटे पड़ाव से नहीं, बहुत बड़े पड़ाव से। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस पीढ़ी का मैं हूं, जिस पीढ़ी के आप सब लोग हैं, क्या मैं आपकी पीढ़ी का नहीं हूं? मने मत कर देना, बेइज्जती हो जाएगी कमेंट में। हाँ देखो, भले ही मैं आपसे 2-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल छोटा हूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी आपकी पीढ़ी अलग हो गई। इस पे भी ऑब्जेक्शन है कि सर आप छोटे कहां हो? चलो बुरा मान गए तो उल्टा कर लो, 2-4-5 साल मैं आपसे बड़ा होऊंगा तो इसका मतलब हम दोनों के बीच की पीढ़ी बदल गई? नहीं, इतने साल के अंतर से भी पीढ़ी नहीं बदलती। मैंने कहा पीढ़ी बदलेगी एक बड़े पड़ाव से उम्र के। अब इसे ऐसे समझिए, जिस पीढ़ी के हम सब लोग हैं, क्या हमारे माता पिता हमारी ही वाली पीढ़ी के हैं? नहीं, वो एक पुरानी पीढ़ी के हैं। जिस पीढ़ी के हम सब लोग हैं, हमारी जो संतान होगी, क्या वो हमारी ही जनरेशन की होगी? नहीं सर, वो एक नई जनरेशन की होगी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, पीढ़ियों का परिवर्तन होता है उम्र के एक बड़े पड़ाव से, ना कि घरों के बदलने से। इसलिए पति और पत्नी लगभग समान उम्र के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि पत्नी 2-4-5 साल, 8 साल बड़ी होती है पति से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, इस पे भी ऑब्जेक्शन है? चलो छोटी होती है ऐसा मान लिया, लेकिन छोटे 10-5 साल छोटे बड़े होने से पीढ़ियों में परिवर्तन नहीं होता। तो पति पत्नी, पति का भाई, पत्नी की बहन, पत्नी का भाई, ये सभी लोग लगभग समान उम्र के हैं, इसलिए इनमें पीढ़ियों का परिवर्तन नहीं है। ये समान पीढ़ी के हैं, एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए मैंने इन सभी को एक ही लाइन में दिखाया है। ना किसी को ऊपर लेकर गए हैं और ना ही किसी को नीचे लेकर आए हैं। पीढ़ी कब बदलती है? जब इस मेल और फीमेल के 2 संतान हुई, एक का नाम था ए जो कि एक लड़का था और एक का नाम था बी जो कि एक लड़की थी।
पीढ़ी का परिवर्तन इसे कहते हैं। ये बच्चे हैं एम और एफ के, इसलिए इन्होंने कहा तुम अपनी औकात में रहो, नीचे जाकर रहो, बच्चे हो तुम, छोटे हो हमसे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, भूलेंगे नहीं कभी। बच्चे हैं, इन्हें औकात में रखना है, इसलिए वो नीचे आते हैं, नीचे की पीढ़ी में दर्शाए जाते हैं। यदि इस मेल के पिताजी होते तो वो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आते, मान लेते हैं उनका नाम है एक्स। और जब पिताजी होंगे तो माता जी भी सामने तलवार लेकर जरूर खड़ी होंगी, उनका नाम है वाई। मान लेते हैं इनके भी पिताजी होंगे, वो और ऊपर आएंगे, और उनके भी पिताजी होंगे, वो बहुत ऊपर जाएंगे। अब कहां जिंदा रहेंगे? देखना जरा कितनी पीढ़ियां तो हैं, 1 2 3 4, इतनी पीढ़ी से भी ज्यादा कोई जिंदा रहता है क्या? मान लो हो तो और ऊपर दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं थी, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर, क्लियर है, चलो। नो सर, सही है, अच्छा मतलब स्पीड सही है, क्लियर है, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये फैमिली ट्री हमें हर एक प्रश्न के लिए, हर एक टाइप के लिए बनानी पड़ती है। घबराइए मत, हमेशा हर प्रश्न के लिए इतनी बड़ी फैमिली ट्री नहीं बनाते हैं। प्रश्न छोटा होगा छोटी सी ट्री बनेगी, बड़ा होगा तो बड़ी ट्री बनेगी, ठीक है। आगे चलकर कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, जुड़े रहिए साथ में, ठीक है, ट्रिक के लिए। और अभी आपको बेसिक समझना है, ट्रिक्स पर बाद में आएंगे। अब जब ये फैमिली ट्री बन जाती है तब हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए होता क्या, नॉर्मली ब्लड रिलेशन जिसने भी पढ़ लिया, फैमिली ट्री बनाना तो सब सीख जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रश्न गलत करके आते हैं पेपर में, क्योंकि वो आपसे पूछता कुछ है, आप बता कुछ आते हैं। जैसे कि वो आपसे इसमें प्रश्न पूछता है, बताइए ए का एम से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एम? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, बताएं ए का एम से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एम? आंसर दीजिए फटाफट। आपके आंसर में यहां बोर्ड पे लिखूंगा, जो जो आंसर होंगे आपके, जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट से दीजिए। सन, वेरी गुड, नितेश ने कहा सन। अच्छा, किसी का नाम आया अभी? कुलदीप ने कहा, नहीं कुलदीप ने नहीं, एक निकल रहे, जल्दी जल्दी कमेंट जा रहे हैं। आदित्य कह रहा है फादर, चलिए ठीक है। और भी है कोई आंसर? बताइए फटाफट से। ए का एम पिता है, ये डिफेंसिव आंसर है भाई, मेरे साथ मत खेलो, मैं रीजनिंग पढ़ा हूं तो मुझे ही पढ़ा रहे हो, डिफेंसिव आंसर नहीं चाहिए, फटाफट एक आंसर दो। हाँ, और भी लोग ट्राई करिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है। मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है? फटाफट से बताएं कमेंट करके, आपके हिसाब से क्या संबंध है? 2 आंसर आ चुके हैं, देखिए जरा। एक ने कहा सन यानी कि पुत्र, दूसरे ने कहा फादर यानी कि पिता। अभी मैं और आंसर्स की उम्मीद में हूं, सही आंसर आ जाए शायद। किसी का नहीं आ रहा है? किसी का भी टेक्नोलॉजी वाला दिमाग नहीं है? रविंद्र कह रहे हैं फादर, फादर तो लिख गया। सन, कार्तिक कह रहा है, आदित्य कह रहा है सन। मतलब बिखरे हुए जवाब हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि मैं जब ऑफलाइन में होता हूं तो बड़ी मेहनत कर। हाँ, पिता सन, ये वेरी गुड, इसी को ढूंढ रहा था मैं, पंकज को। पिता सन, देखो पहली बात तो हिंदी देखो पिता और इंग्लिश देखो सन। क्यों भाई, इंग्लिश पढ़ा रहे हो तुम पंकज? पिता सन मतलब ये कहना चाह रहा पिता पुत्र आएगा। चलो एक तीसरा आंसर आ गया, पिता पुत्र, पिता पुत्र। अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, नहीं तो आंसर नहीं, ब्लंडर्स आना शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा चाची है सर, चाची, जबकि इसमें चाची तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हाँ जी, चलिए 3 आंसर आ गए। आप ही की क्लास में से आए, कहीं और से नहीं आए, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए। सोचो पेपर में ये प्रश्न आपके सामने आया होता तो किसी एक का ही तो सही होता। पेपर में OMR शीट पर जब पेपर होता था तो गोले भरे जाते थे। एक क्वेश्चन आता था 1 2 3 ऐसे करके 200 क्वेश्चन होते थे। इधर ऑप्शन होते थे A B C D। हम क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A सही है तो A को क्या करते थे, ब्लैकन डार्कन यानी कि काला। आपको पता है एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने सारे के सारे क्वेश्चन के गोले काले काले कर दिए। लेकिन कैसे किए काले? जैसे पहला क्वेश्चन, उसका A ऑप्शन काला, B ऑप्शन काला, C ऑप्शन काला, D ऑप्शन काला, 200 के 200 काले कराया। अब सोचो कितने जोरदार नंबरों से पास हुआ होगा। लेकिन उसके बाद इसकी पकड़ हो गई। प्रशासन ने पूछा कि भाई इतने सारे नंबर कैसे आ सकते हैं किसी के, तो देखा गया कॉपी में सब काला काला कर रखा था। तो फिर इंस्टीट्यूट ने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि सारे आंसर तुमने सही कर दिए, सारे के सारे भर के आया था। तो वो कंप्यूटर की गलती बताई गई। साहब हमने कंप्यूटर को ये निर्देश दिए थे
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी सही है, तो सी काला होना चाहिए, देखो काला है तो कंप्यूटर ने काला वाला उठा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यदि डी सही है तो डी काला होना चाहिए, देखो काला है तो उसने डी उठा लिया, उसने नंबर दे दिए। लेकिन ये सुविधा प्राप्त नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होगा और वही आपको टिक करना पड़ेगा। इसलिए यहां इस प्रश्न के आंसर 3 आए हैं, लेकिन तीनों सही तो नहीं हो सकते। आप सोचो कि आपने क्या पढ़ रखा है, आपने क्या क्या जवाब दिए हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद आंसर दे रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था ए का एम से क्या संबंध है, दैट मीन्स आपको बताना था ए कौन लगता है एम का, तो आप देखेंगे क्लियरली दिखाई दे रहा है ए पुत्र लगता है एम का, यानी कि सन लगता है। आंसर आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर सब लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट में आकर यहीं पर गलती होती है। मैंने पूछा ए का एम से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे ए सन है एम का। और जब मैं पूछूंगा एम का ए से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे एम पिता है किसका, ए का। जब मैं पूछूंगा एम का ए से क्या संबंध है, तो आप आंसर दे देना पिता। मैं कहूंगा ए का एम से क्या संबंध है, तो आंसर दे देंगे सन, यानी कि पुत्र। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। किसका किससे रिलेशन बताना है, ये कैसे समझना है और बताना है, ये बहुत जरूरी है। यदि समझ में आ गई तो जवाब देना शुरू कर दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। इधर ध्यान देंगे बोर्ड पर मैं क्या पूछ रहा हूं। बताइए जी का एम से क्या संबंध होगा, हाउ इज जी रिलेटेड टू एम। जी का एम से क्या संबंध होगा, कमेंट करिए फटाफट से। जी का एम से क्या संबंध होगा, हाउ इज जी रिलेटेड टू एम। नितेश राइट है आंसर। कुलदीप कह रहा है साली। अरे इंग्लिश क्यों सिखाई थी कुलदीप, इट्स लुकिंग लाइक गाली, इंग्लिश में लिख देता भाई। आदित्य सिस्टर इन लॉ, अतुल सिस्टर इन लॉ, पंकज साली साहिबा, वेरी गुड, कितनी इज्जत दे रहा है। प्रिया शर्मा कह रही है सिस्टर इन लॉ, राइट, साली का रिश्ता है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, वेरी गुड। मैंने पूछा था जी का एम से क्या संबंध है, दैट मींस जी कौन लगती है एम की, तो हिंदी में साली साहिबा लगती हैं और इंग्लिश में कहें तो सिस्टर इन लॉ लगती हैं। और यदि मैं पूछता एम का जी से क्या संबंध है, तो एम का जी से क्या संबंध है, तो आंसर क्या होता, जल्दी से कमेंट करिए। एम का जी से क्या संबंध है, जीजा। इसकी बेइज्जती कर दी, इसे तो जीजा जी बोल दो, वो साली साहिबा है, ये बेचारा जीजा है, इसे जीजा जी करिए। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों के, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे कि एफ का एच से क्या संबंध है, जल्दी कमेंट करिए, एफ का एच से क्या संबंध है। अब बारी आई है, फटाफट से टाइप करिए जल्दी से, नहीं तो आराम से कालिदास महादेवी वर्मा बने बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। मैंने कहा एफ का एच से क्या संबंध है, ब्रदर इन लॉ, यही उम्मीद कर रहा था, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, सब देवर बोले जा रहे हैं। ध्यान दें, मैंने पूछा एफ का एच से क्या संबंध है, दैट मींस एफ कौन लगती हैं एच की। आप क्या कह रहे हो, देवर लगती हैं। हाँ अब आए ना सही आंसर, भाभी जी, भाभी जी, इज्जत देना तो सीख गए मेरे साथ में। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया ना डिफरेंस। मैंने पूछा था एफ का एच से क्या संबंध है, दैट मींस एफ कौन लगती है एच की, भाभी। और यदि मैं ये पूछ लेता कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो आंसर दीजिए फटाफट। एच का एफ से क्या संबंध है, तो आंसर दीजिए फटाफट से। एच का एफ से क्या संबंध है, आंसर फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ आंसर मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, वो नहीं मिल रहा है मुझे, जल्दी बताओ। मैंने पूछा एच का एफ से क्या संबंध है, बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे, देवर। हाँ जी नितिश, तो मैं ही ढूंढ रहा था मैं। देखो भैया एक कहानी सुन लो मेरी। एक एग्जामिनेशन हॉल में दो लड़के बैठकर पेपर दे रहे थे, सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ प्रिया ब्रदर इन लॉ सही है। चलिए सुनिए, एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर दो लड़के पेपर दे रहे थे, सेम क्वेश्चन आ गया। एक लड़के से पूछा गया कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो वो बोला देवर है। पीछे वाले लड़के ने देख लिया कि ये देवर पर काला गोला भर रहा है, तो उसने उसके चांटा मार दिया, बोला बेवकूफ है क्या, जेठ है जेठ।
दोनों में लड़ाई हो गई, ईंट पत्थर फेंक गए, बेचारे का सिर फाड़ दिया गया। वहां के इन्विजिलेटर ने आयोग को खबर भेजी कि भाई कैसे क्वेश्चन बनाते हो, दो लड़के लड़ गए और सिर फाड़ लिए इनने तो आपस में। मजाक कर रहा हूं, कहानी बनाई है आपके लिए। तब आयोग ने देखा कि हाँ भाई गलती तो हुई है। हमने पूछा एच का एफ से क्या संबंध है, तो एक व्यक्ति बोला देवर, राइट, वो गलत नहीं है अपनी जगह। एक व्यक्ति बोला जेठ, तो वो भी अपनी जगह सही है, वो कहां गलत है। क्या इन दोनों भाइयों में से कहीं भी इनकी उम्र दिखाई दे रही है, इनकी शक्ल से पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं ना। यही कारण है जिसकी वजह से आप पेपर भले ही हिंदी में देना, उसके बावजूद भी इसके रिलेशंस इंग्लिश में पूछ लिए, सॉरी बता दी, ऑप्शंस इंग्लिश में आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश याद कराई, नहीं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, तो अगली बार से नितेश याद रखना क्या कहना है, जब मैं पूछूंगा एच का एफ से क्या संबंध है, तब हिंदी में भी आपको यही जवाब देना है कि एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। देवर या जेठ दोनों बोल दो तो ठीक है। क्या कह रहे हैं कुलदीप, देवर जेठ दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछ के नौकरी देना चाह रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। होंगे तो कैसे होंगे, एक ही ऑप्शन में देवर या जेठ, देवर ऑब्लिक जेठ, ऐसे तो आ सकते हैं, बट देवर एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में जेठ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। बताइए फटाफट से, क्लियर है कि नहीं है? तो एक दो रिलेशन और पूछ लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। फटाफट से बताना जरा। मैं पूछता हूं एफ का वाई से क्या संबंध है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू वाई? एफ का वाई से क्या संबंध है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू वाई? जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। मदर इन लॉ, देखो गलत हो गया ना, जल्दबाजी नहीं, मैं भले ही जल्दी बोल रहा हूं लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं, गलत दे दो। आंसर आया पुत्र वधु, वेरी गुड। नितिश डॉटर नहीं होती है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। देखो समझाते हैं। मैंने पूछा एफ का वाई से क्या संबंध है? नितिश ध्यान दो, आपने ऐसा तो नहीं समझ लिया एफ डॉटर है वाई की, नहीं है। हाँ देखिए, एक्स और वाई का एक बेटा है, उसका नाम क्या है? एम। एम ने शादी किससे की? एफ से। तो एफ जो है ना वो वाई की कौन लगी? इसे हम लोग नॉर्मली बहू बोल देते हैं, बहू है। वैसे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? पुत्र वधु इंग्लिश में, और सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में पुत्र वधु को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। मैंने पूछा एफ का वाई से क्या संबंध है, तो आपको कहना चाहिए डॉटर इन लॉ। और मैं पूछता हूं वाई का एफ से क्या संबंध है, तो आप कहते हैं कि वाई एफ की सास है, और सास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूं कि मान लेते हैं एच ने शादी कर ली, बताओ किससे करवा दें इसकी शादी? मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में जी का नाम चल रहा है, जी खाली नहीं है, भले ही उसके पतिदेव यहां नहीं है। चलिए एच की शादी करवा देते हैं, मान लेते हैं हमने शादी करवा दी ए से, ठीक है, क्योंकि ये मेल है तो ये ऑब्वियसली कौन होगी? फीमेल होगी। ठीक है, एच की शादी हो गई, सॉरी ए तो नीचे था, ए नहीं ले सकते हैं। एच की शादी करवा देते हैं लेट से, अब कौन रह गया? बी भी आ गया, सी से करवा देते हैं। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये है, सर इस चार्ट में लड़की के मम्मी पापा कहाँ हैं? इसमें नितिश ऐसा होता है कि हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है ना हम उतना ही बनाते हैं। ऐसे तो अब क्या है, अब जैसे ए के मम्मी पापा तो हैं और उसकी बहन भी है, लेकिन फिर इसकी पत्नी कहाँ है? अच्छा पत्नी है तो इसके बच्चे कहाँ हैं? भाई जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उतना ही बनाएंगे। अभी मैंने जो आपसे वर्बली इंफॉर्मेशन दी उसका मैं चार्ट बनाता गया। डोंट वरी, जहां तक समझ में आया है वो परफेक्ट आया आपको, मुझे पता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा यदि सी की शादी एस से करवा दी जाए तो सी का ए से क्या संबंध होगा? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? समझ में आ गया? चलिए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी का ए से क्या संबंध होगा? लास्ट क्वेश्चन है, सही जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड, ये आ गया डिफेंसिव मोड में। आदित्य कह रहा है आंटी, चाची कोई नहीं बोलेगा क्या? चाची अब नहीं बोलेंगे। नीस, अरे नीस कैसे हो जाएगी? ये नीस लगेगी क्या सी? देखो मैंने कहा सी का ए से क्या संबंध है, दैट मीन्स आपको बताना है सी कौन लगती है? ए की। कुलदीप तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। चाची जी
फिर वही बात अभी कहानी सुनाई थी ना, सिर फोड़ लिए थे दो लड़कों ने एक दूसरे के। चाची कहेगा तो एक बोलेगा ये ताई है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा आपको, ना चाची बोलना है ना ताई जी बोलना है। क्या बोलेंगे? सी का ए से क्या संबंध है? आप कहेंगे सी आंटी लगती है, किसकी? ए की। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बाकी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। चाची या ताई, मतलब अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। चलिए, आई होप यहां तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, मे बी जब शुरू किया होगा आपको लगा होगा कि सर ये तो हमें आता है, लेकिन इस बीच आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपके आंसर्स कई लोगों के गलत आ रहे थे। अब जाकर करेक्शन हुआ है उसमें। अगली क्लास कल तो नहीं होगी, कल संडे है, लेकिन मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी बैच शुरू होने से, क्लास शुरू होने से पहले अगेन बता देता हूं आपको कि टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया था रीजनिंग बाय शोभित सर, या लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में जाके, उसमें जाके अपने डाउट आज मेरी क्लास खत्म होने के बाद से सुबह 7 बजे तक डाल दीजिए। डाउट सिर्फ और सिर्फ कहां से होने चाहिए? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से होने चाहिए, जिससे कि मैं आपको उसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो कल बनाकर शाम तक अपलोड कर दूंगा ऐप पे, आपके डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।